हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर देना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे विंग का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया था। वांगजी विंग के साथ हॉस्पिटल में ही रुकना चाहता था, लेकिन शिचन उसे जैसे तैसे मनाकर घर ले आया। घर में वांगजी के अपने अंकल से बहस हो गई। उस रात वांगजी ने ना खाना खाया था और ना ही उसे अच्छे से नींद आई थी। अगर उसका भाई ना होता तो वो घर आता ही नहीं, वो इनके साथ ही रहता। पूरी रात वांगजी को नींद नहीं आई। वो बस खुद को ब्लेम करता रहा कि विंग की जो भी हालत है वो उसकी वजह से है, लेकिन अंदर से वो भी जानता था कि विंग की सिचुएशन के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो खुद को मना नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसे विंग को हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करना था, लेकिन वो फेल कैसे हो गया। आज उसका विंग इस सिचुएशन में है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वांगजी की पूरी रात ओवर थिंकिंग में निकल गई। सुबह वो जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आया। शिचन जो कि हॉल में ही था, वो उसे देखकर कहता है, वांगजी तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ पर जा रहे हो। इस पर वांगजी कहता है, ब्रदर कल मैंने आपकी बात मानी और मैं घर आया, लेकिन अभी मुझे अपने विंग को देखने जाना है, प्लीज़। और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। शिचन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर में वांगजी हॉस्पिटल पहुंच गया था। वो विंग के वार्ड के सामने गया, लेकिन आज वहां पर बिल्कुल शांति थी। वांगजी ने दरवाजे पर जो कांच लगा हुआ था उससे अंदर देखा, लेकिन उसे वहां कुछ क्लियरली दिखा नहीं। तभी वो रिसेप्शनिस्ट के डेस्क पर गया और वो उनसे पूछता है, मुझे वेवुशियान से मिलना है। वो कैसा है, क्या उसकी हालत में कुछ सुधार आया। वो रिसेप्शनिस्ट वांगजी की तरफ देखकर कहती है, आप कौन हैं, क्या आप उसके फैमिली मेम्बर हैं। इस पर वांगजी कहता है, हाँ वो मैं उसका दोस्त हूँ। उस लेडी ने थोड़ी देर वांगजी को देखा, फिर वो कहती है, मुझे लगता है आपको मेन डॉक्टर से बात करनी चाहिए जो उनका केस हैंडल कर रहे थे। वांगजी को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चला गया। वो उस डॉक्टर के कैबिन के पास गया जो विंग का केस देख रही थी। उसने दरवाजे पर नॉक किया। वो डॉक्टर कहती है, अंदर आओ। वांगजी को देखकर वो डॉक्टर थोड़ा सरप्राइज हो गई थी। वो कहती है, कहिए। इस पर वांगजी कहता है, डॉक्टर वो लड़का जिसकी कल आपने सर्जरी की थी, उसकी हालत कैसी है, मुझे उससे मिलना है, क्या मैं अभी उससे मिल सकता हूँ। वो डॉक्टर सरप्राइज होकर कहती है, आप कौन हैं। इस पर वांगजी कहता है, मैं उसका दोस्त हूँ। इस पर वो डॉक्टर कहती है, आप उसके दोस्त हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उस पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। सरप्राइज में वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो कहता है, शिफ्ट कर दिया है, लेकिन कहाँ। इस पर वो डॉक्टर कहती है, आई डोंट नो। वांगजी उस डॉक्टर से कहता है, क्या मतलब है आपका, आपको नहीं पता कि वो कहाँ पर है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उसे इस तरीके से कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, क्या वो ठीक है ना। इस पर वो डॉक्टर कहती है, देखिए मिस्टर, मुझे नहीं पता कि उस पेशेंट की फैमिली को क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने उसे यहाँ से शिफ्ट कर दिया है क्योंकि वो पेशेंट कोमा में था और हमें वेट करना था कि वो होश में कब आएगा, इसलिए हम उसे सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि यहाँ पर उसका इलाज अच्छे से हो सकता है, वो उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे। इसके बाद मुझे नहीं पता कि उन्होंने उसे कहाँ शिफ्ट किया है। डर से वांगजी का दिमाग ख़राब हो रहा था। वो सोच रहा था कि उसने क्यों अपने विंग को अकेला छोड़ा, अब उसे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पर है। वांगजी हॉस्पिटल से बाहर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए, कैसे पता करे कि विंग कहाँ पर है। फिर उसने सोचा कि उसे विंग के घर जाना चाहिए। उसके घर में कोई तो होगा जो उसे ये बताएगा कि उन्होंने विंग को कहाँ पर रखा है। इसके बाद वो विंग के घर की तरफ चला गया। जब वो विंग के घर पहुँचा तो उसने देखा कि गेट पर ताला लगा हुआ है। पहले उसने सोचा कि शायद विंग की फैमिली हॉस्पिटल में होगी, लेकिन अब उसे नहीं लगता कि उसकी फैमिली हॉस्पिटल में है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आ गया। वो कहता है, लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये घर बंद है। वांगजी उस गार्ड से कहता है, ये लोग वापस कब तक आएंगे। इस पर वो गार्ड कहता है, ये लोग अब वापस नहीं आएंगे, इन्होंने घर छोड़ दिया है, अभी सुबह सुबह ही तो इनका सामान शिफ्ट हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर गए हैं, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि ये घर अब वो छोड़ रहे हैं।
वांग सरप्राइज में उस गार्ड से कहता है, छोड़ रहे हैं मतलब? इस पर वो गार्ड कहता है, हमें नहीं पता। कुछ लोग आए थे जिन्होंने सुबह सुबह ही इस घर को खाली किया है। वो तो इस फैमिली के मेंबर भी नहीं थे। हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि अब ये घर खाली है और यहाँ पर वो लोग वापस नहीं आएंगे जो यहाँ पर रहते थे। टेंशन की वजह से वांग जी ने अपना सिर पकड़ लिया था। वो सोचता है कि अब वो क्या करे। तभी वांग जी को उसके भाई का कॉल आया। शिजन कहता है, वांग जी तुम कहाँ पर हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ और तुम यहाँ पर नहीं हो। मुझे पता चला है कि विंग को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। इस पर वांग जी कहता है, ब्रदर आपको पता था कि वो लोग विंग को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? इस पर शिजन कहता है, नहीं वांग जी। वांग जी वहीं गेट के पास बैठ गया था। वो कहता है, आप इसलिए मुझे घर लेके आए ना, ताकि मैं उसे रोक ना सकूं? शिजन कहता है, वांग जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम कहाँ पर हो? अब मैं अपने विंग को कहाँ पर ढूंढूंगा? उसे अभी मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शिजन कहता है, वांग जी तुम मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लेकिन वांग जी ने कॉल कट कर लिया। हॉस्पिटल में शिजन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो सोचता है, ओ गॉड वांग जी तुम कहाँ पर हो? वांग जी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ऐसे ही बिना ध्यान दिए चले जा रहा था। उसे नहीं पता कि अब वो कहाँ जाए। न विंग हॉस्पिटल में है, न उसकी फैमिली घर में है। सडनली वांग जी को कुछ याद आया और वो पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वांग जी जियांग फेंगमियान को ढूंढने लगा। वैसे तो उसे पता है कि वो ये बेवकूफ़ी कर रहा है। जियांग फेंगमियान यहाँ पर कैसे हो सकता है जब उसका बेटा हॉस्पिटल में है, लेकिन वो अपनी कोई भी उम्मीद नहीं खोना चाहता है। एक डिटेक्टिव ने वांग जी को वहाँ पर नोटिस किया, जो कल वहीं एक्सीडेंट साइट पर था। वो उसे देखकर कहता है, अरे तुम तो वही लड़के हो ना जो कल वहाँ पर आए थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी उस डिटेक्टिव के पास जाकर कहता है, डिटेक्टिव जियांग कहाँ पर है? क्या आपको पता है वो कहाँ पर है? वो डिटेक्टिव थोड़ा सरप्राइज हो गया था। उसने वांग जी को ऊपर से नीचे देखा। वांग जी जो कि पूरा एग्जॉस्ट लग रहा था, जिसे देखकर ही लग रहा था कि वो रात भर अच्छे से सोया नहीं है। उसका चेहरा भी पील हो गया था और उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी। वो डिटेक्टिव कहता है, तुम्हें डिटेक्टिव जियांग से क्यों मिलना है? इस पर वांग जी कहता है, वो हॉस्पिटल में नहीं है, विंग भी नहीं है, वो अपने घर में भी नहीं है। मुझे जानना है कि वो लोग कहाँ पर हैं, मेरा विंग कहाँ पर है। वो डिटेक्टिव कहता है, देखो लड़के, इस तरीके की बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ यहाँ से घर जाओ। वांग जी जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर आ गया। वो कहता है, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? इस पर वो डिटेक्टिव कहता है, सर ये डिटेक्टिव जियांग को ढूंढ रहा है। उस ऑफिसर ने भी वांग जी को ध्यान से देखा। वो कहता है, यहाँ आओ, क्या बात है? इस पर वांग जी कहता है, मुझे डिटेक्टिव जियांग से मिलना है, मुझे विंग के बारे में जानना है। वो लोग हॉस्पिटल में नहीं हैं, क्या आप जानते हैं वो कहाँ पर हैं? वो ऑफिसर वांग जी को देखकर कहता है, देखो लड़के, डिटेक्टिव जियांग ने अभी अभी रिज़ाइन किया है। उन्होंने ये जॉब छोड़ दी है और वो अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। वांग जी कहता है, मुझे उनका एड्रेस चाहिए, मुझे ये जानना है कि वो लोग कहाँ पर गए हैं। इस पर वो डिटेक्टिव कहता है, देखो तुम्हें उनका एड्रेस नहीं मिल सकता है, ये उनकी सिक्योरिटी का सवाल है। तुमने देखा ना, उनके एक बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और जब तक हम उन क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ लेते हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है, हम उनकी प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली कहा है। वांग जी वहीं ज़मीन पर बैठ गया। वो कहता है, प्लीज़ सर, प्लीज़ मुझे बता दीजिए वो लोग कहाँ पर गए हैं, मुझे मेरे विंग से मिलना है। वो डिटेक्टिव वांग जी को उठाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, लड़के ये तुम क्या कर रहे हो, इसकी फैमिली को बुलाओ। वो डिटेक्टिव वांग जी को वापस घर भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं था। उसे किसी भी हाल में विंग का पता चाहिए था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर शिजन भी आ गया। शिजन वांग जी को देखकर कहता है, वांग जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर वांग जी कहता है, ब्रदर इन्हें पता है कि विंग कहाँ पर है, लेकिन ये मुझे बता नहीं रहे, प्लीज़ आप इनसे पूछिए ना। इस पर शिजन उसे हक करते हुए कहता है, वांग जी मेरे साथ घर चलो। लेकिन वांग जी ने अपना हेड शेक किया। वो कहता है, जब तक मुझे विंग का पता नहीं चलेगा मैं नहीं जाऊँगा। शिजन ने थोड़ी देर उस डिटेक्टिव से बात की जिन्होंने उसे बताया कि कैसे जियांग फेंगमियान ने रिज़ाइन कर दिया है और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उन्होंने ये शहर छोड़ दिया है।
उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि उनका एड्रेस किसी को भी ना बताया जाए। और क्योंकि जियांग फेंगमियान एक बहुत ही अच्छे डिटेक्टिव थे, तो इसलिए उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी उनके डिपार्टमेंट की है, इसलिए वो उनका एड्रेस किसी को भी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। शिचन उनकी बात समझ रहा था, लेकिन वो वांगजी को कैसे समझाए। वांगजी बिल्कुल भी घर जाने को तैयार नहीं था। इस बार भी वो बहुत मुश्किल से वांगजी को घर लेकर आया, लेकिन वांगजी ने खुद को कमरे में बंद कर दिया। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। शिचन को नहीं समझ आ रहा था कि अब वो इसे कैसे संभाले। वांगजी के लिए तो एक पल में ही सब कुछ खत्म हो गया था। उसका विंग एक ही झटके में उससे दूर हो गया और वो उसे रोक भी नहीं पाया। रोकना तो दूर की बात है, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे देख भी नहीं पाएगा। अब उसे कहाँ ढूंढे जब उसे पता ही नहीं है कि वो लोग कहाँ पर गए हैं। दिन इसी तरीके से बीत रहे थे। वांगजी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो बिल्कुल भी अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। शिचन को उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। अब तो लेन चिरेन को भी वांगजी की टेंशन होने लग गई थी। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उस लड़के का इतना ज़्यादा इफेक्ट वांगजी पर होगा। उसे तो लगा था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंडशिप होगी। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, वैसे ही ये दोनों समझ जाएंगे कि वो सब कुछ बस एक अट्रैक्शन था। लेकिन अब वांगजी की ऐसी हालत देखकर उसे समझ आ रहा है कि बात इतनी सिंपल नहीं थी जितना वो सोच रहा था। वांगजी अब वो पहले जैसा वांगजी नहीं रहा। पहले तो वो सिर्फ कम बोलता था, लेकिन अब तो उसने बिल्कुल ही बोलना बंद कर दिया था। रेयरली ही लोग उसे देखते थे, यहाँ तक कि वो अपनी यूनिवर्सिटी को भी बहुत कम अटेंड करता था। वो इनके बिना उसके लिए हर जगह बिल्कुल बेरंग हो गई थी। उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। यहाँ तक कि कॉलेज में हुएसांग और वेंचिंग वेन्निंग से भी वो बिल्कुल बात नहीं करता था। वो लोग उससे बात करने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन वांगजी उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देता था। उसे ये भी पता था कि शायद हो सकता है कि इन लोगों को विंग के बारे में पता हो, लेकिन उसे उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर उन लोगों ने वांगजी को मना कर दिया कि उन्हें नहीं पता कि विंग कहाँ पर है, तो वो क्या करेगा। उसकी तो सारी होप्स ही टूट जाएंगी। शिचन अपने भाई को वापस पहले जैसे करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे भी पता है कि जब तक विंग उसके पास वापस नहीं आएगा, वो बिल्कुल भी नहीं संभलेगा। टाइम इसी तरीके से बीत रहा था और वांगजी ने खुद को बिल्कुल रिजर्व कर लिया था। ऐसा नहीं था कि वो अब विंग के बारे में नहीं सोचता, बल्कि विंग उसके दिमाग में हर समय रहता था। यहाँ तक कि उसने विंग को खोजना भी नहीं छोड़ा था। उसने उन सभी जगहों पर विंग को ढूंढा था जहाँ पर वो सोच सकता था। यहाँ तक कि वो वापस उसके पुराने शहर युनमंग भी गया था। उसने सोचा था कि शायद जियांग फेंगमियान अपनी फैमिली के साथ वापस युनमंग चले गए हों, लेकिन युनमंग में भी वांगजी को विंग और उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। शिचन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि शायद उसे विंग का कहीं से तो पता चल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे जियांग फेंगमियान ने अपने और अपनी फैमिली की एग्जिस्टेंस को ही मिटा दिया हो। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। अब वांगजी का कॉलेज भी पूरा हो गया था। वांगजी ने अब अपने घर को छोड़कर एक दूसरे अपार्टमेंट में रहना स्टार्ट कर दिया था। वो अपने अंकल से भी बात नहीं करता था। वांगजी को लगता था कि कहीं ना कहीं ये उसके अंकल की भी गलती है। अगर वो पहले से ही विंग को एक्सेप्ट कर लेते तो शायद विंग उसके साथ होता। इस तरीके की सिचुएशन उन्हें फेस ना करना पड़ती। शिचन ने उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वांगजी ने बिल्कुल भी अपने भाई की बात नहीं सुनी। तब से वो अकेले ही रहता है। सभी लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे, सभी के लिए चीज़ें बदल रही थी, लेकिन शायद एक वांगजी ही था जिसके लिए टाइम वहीं पर रुक गया था जहाँ पर उसका विंग उसे छोड़कर गया था। उसके आसपास की चीज़ें, उसके आसपास के लोग और सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा था, लेकिन वांगजी के लिए सिचुएशन अब भी वैसी ही थी। वो अब भी सिर्फ उस एक पर्सन का इंतज़ार कर रहा है और वो उसका विंग है, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं है कि वो कहाँ चला गया। हर रात विंग उसके ड्रीम में आता है। हर दिन वांगजी उसके बारे में सोचता है। वो गॉड से बस इतनी प्रे करता है कि विंग जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि उसे नहीं पता कि उस एक्सीडेंट के बाद विंग के साथ क्या हुआ। पता नहीं क्यों, लेकिन वो अपने मन में इस होप को हमेशा जगाए रखता है कि शायद एक ना एक दिन वो अपनी विंग से ज़रूर मिलेगा।
कहीं से हंसने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। वांग जी की आंखें बंद थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों पे एक तेज रोशनी पड़ी जिसकी वजह से उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे अपनी आंखें खोली। जब उसने आसपास देखा तो उसने पाया कि वो किसी अलग ही दुनिया में है। सामने से उसकी आंखों पर एक बहुत ही तेज रोशनी लग रही थी। वो हंसी की गूंज अभी भी उसके कानों में आ रही थी। वांग जी को कहीं ना कहीं पता है कि हंसी किसकी है। वो उठा और उस हंसी को वो फॉलो करने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे वो फिगर दिखने लगा जिसकी वो मैजिकल हंसी है। उस पर्सन ने बड़ी सी स्माइल करते हुए वांग जी की तरफ देखा और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वो कहता है, लानसान आओ। उसकी आंखों की चमक देखकर वांग जी का दिल हमेशा इतनी ज़ोर से धड़कता है। वो अपना हाथ बढ़ाकर उस पर्सन की तरफ जाने वाला था, लेकिन वो पर्सन हंसते हंसते फिर से पीछे खिसकने लगा। वांग जी उसकी तरफ और तेज़ कदमों से जाने लगा। उसका हाथ अभी भी आगे की तरफ था, जैसे वो उस जाते हुए पर्सन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो पर्सन हंसते हुए कहता है, लानसान तुम कितना धीरे हो, जल्दी आओ। वांग जी को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो उस पर्सन का हाथ पकड़ने के लिए इतना डेस्परेट था कि वो अपनी स्पीड बढ़ाने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अभी अगर इस हाथ को नहीं पकड़ा तो फिर वो हवा में गायब हो जाएगा। जैसे जैसे वांग जी आगे बढ़ रहा था वो पर्सन और पीछे जा रहा था। धीरे धीरे वो उजाला हल्का होने लग गया था। वांग जी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो पर्सन अभी भी वांग जी का नाम लिए जा रहा था, लानसान आओ, पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ रुक जाओ। वांग जी की बात सुनकर वो पर्सन रुक गया। उसने उसकी तरफ पाउट करके कहा, लानर गागा तुम बिल्कुल क्राई बेबी हो, आखिर मैं कब तक तुम्हारा इंतज़ार करूं। वांग जी जो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था वो कहता है, विंग प्लीज़ रुक जाओ। वांग जी विंग के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। इससे पहले कि उसका हाथ पकड़ता, विंग धीरे धीरे कहीं हवा में गायब होने लगा। वांग जी का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। वो कहता है, विंग नहीं, विंग प्लीज़ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगा, बस रुक जाओ, बस कुछ मिनट रुक जाओ। लेकिन विंग पूरी तरीके से हवा में गायब हो गया था। वांग जी ज़ोर से चिल्लाते हुए उसका नाम लेता है, विंग। सडनली वांग जी की आंखें खुल गई। वो बहुत तेज़ तेज़ हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो रखा था। उसका दिल इतना तेज़ी से धड़क रहा था जैसे कि वो उसके सीने से बाहर आ जाएगा। वांग जी अपने बिस्तर से खड़ा हुआ और वहीं पर बैठ गया। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी गहरी सांसें ली। उसके बाद उसने टेबल पर पड़े टिश्यू से अपना चेहरा पोंछा, फिर पास में ही रखा पानी का ग्लास उठाया और उसे पिया। ये वांग जी का एक बुरा सपना था, वही नाइटमेयर जो उसे 10 सालों से आ रहा है, जब से उसका विंग उसे छोड़कर गया है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ गई है, जब वांग जी 28 साल का है। बिस्तर से उठकर वांग जी सीधे बाथरूम में गया और उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। वो खुद को मिरर में देखता है। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ रखा था। फिर वो बाथरूम से बाहर आया और लोबो को इधर उधर ढूंढने लगा। वो सोचता है, गॉड मैं कब सो गया, शायद मैंने लोबो को खाना भी नहीं दिया होगा। तभी उसने देखा कि लोबो उसकी खिड़की के सामने ही बैठा हुआ है। वांग जी उसे सहलाकर कहता है, बिग बॉय तुम यहाँ पर हो, तुम्हें भूख लग गई होगी, रात को मेरी आंख लग गई थी, शायद मैंने तुम्हें खाना भी नहीं दिया। अब ये डॉग ही है जिसके साथ वांग जी अपनी बातें करता है। एक यही है जो उसके अकेलेपन का सहारा है। लोगों को तो उसने खुद से दूर कर रखा है, लेकिन इस बेजुबान से जानवर के साथ उसे बहुत ही सुकून महसूस होता है। हाँ, ये वो लोबो नहीं है जिसे वो अपने विंग के साथ देखने जाता था। उस बेचारे डॉग का एक्सीडेंट भी विंग के साथ ही हुआ था, जिसके बारे में वांग जी को कुछ भी नहीं पता था। उसे तो बहुत दिनों बाद पता चला था कि विंग के साथ साथ वहाँ पर एक डॉग का भी एक्सीडेंट हुआ था। तब जाकर उसे पता चला था कि लोबो भी अब नहीं है।
ये डॉग तो उसे स्ट्रीट पर मिला था जो ठंड से कंपकपा रहा था, इसलिए वो उसे अपने घर लेकर आ गया था। इसे देखकर उसे लोबो की याद आ गई थी, इसलिए उसने इसे भी लोबो का नाम दे दिया था। वांग जी ने विंडो का पर्दा हटाकर देखा तो बाहर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी, लेकिन आज मौसम साफ था और बहुत ही अच्छी धूप लगी हुई थी। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।